बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वैरायटी ऑफ लाइफ एमडी-कैट प्रिपरेशन का। ये लेक्चर एड्स पर मुश्तमिल है। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हम बहुत कुछ डिटेल में जानेंगे एड्स के बारे में। एक डिसऑर्डर है, एक डिज़ीज़ है, एक सिंड्रोम है। इसकी डिटेल्स जानेंगे, इसका कॉजेटिव एजेंट, इसकी ट्रांसमिशन, इसका ट्रीटमेंट, इसकी प्रिवेंशन और फिर लाइफ साइकिल ऑफ HIV। ये सारा कुछ इस लेक्चर में हम इन डिटेल देखेंगे। मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बता दूं कि एड्स एक एक्रोनिम है जो स्टैंड करता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून जो है यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेफिशिएंट हो जाती है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि 3 तरह की इम्यूनिटी होती है। एक इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, जो बाय जेनेटिक होती है। एवरी न्यू बॉर्न बेबी इनहेरिट्स दिस इम्यूनिटी। इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। दूसरी जो इम्यूनिटी है वो है एडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब कोई एंटीजन, जब कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई वायरस, कोई बैक्टीरियम बॉडी में एंट्री मारता है तो उसके ख़िलाफ़ एक बॉडी इम्यूनिटी पैदा करती है। उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, उसको एडाप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हम जो वैक्सीनेशन करवाते हैं या शॉट्स जो करवाते हैं बचपन में, वो भी एक इम्यूनिटी पैदा करवाई जा रही है। एक शख्स अपनी पूरी लाइफ में एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैदा करता रहता है। जब भी कभी उसे कोई डिज़ीज़ होती है तो उसकी एक अलग तरह की जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बन जाती है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, वो परसिस्ट करती हैं, वो सर्वाइव करती हैं, बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मज़ीद ये कि चिकन पॉक्स एक डिज़ीज़ है जिसको काकड़ा कहा जाता है। वो अगर एक मरतबा हो जाए तो दोबारा नहीं होता, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ बॉडी में इम्यूनिटी यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। तो तीसरी किस्म की जो इम्यूनिटी है उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। यानी आपकी बॉडी को जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं, वो अगर दी जाएँ पैसिवली तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट इज़ द सिंड्रोम? सिंड्रोम एक ऐसी डिज़ीज़ को कहते हैं जिसकी काज एक हो लेकिन इफ़ेक्ट्स मैनी हो। काज वन एंड इफ़ेक्ट्स मैनी। आप एड्स को देख लीजिए, ये एक सिंड्रोम है। काज इसकी है सिर्फ एक एजेंट, एक वायरस HIV, लेकिन इसकी वजह से कितनी सारी डिजीज़ होती हैं। सेवियर निमोनिया इसकी सिम्टम है, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लंग्स का इशू है। रेयर वेस्कुलर कैंसर, ब्लड वेसल्स का एक कैंसर जो कि रेयर होता है, आम तौर पर नहीं होता, वो हो सकता है। सडन वेट लॉस, जो वेट है वो गिर जाता है, बॉडी वेट कम हो जाता है। स्वोलन लिम्फ नोड्स, हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें जिसका फंक्शन है ब्लड में से जो फ्लूइड निकल के टिश्यूज़ को वेट करता है उसको रिकलेक्ट करना और दोबारा ब्लड में डालना, ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। तो जा बजा लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं जो वापस आते हुए लिम्फ को फिल्टर करती हैं और उसके अंदर अगर कोई एंटीजन मींस कोई वायरल या बैक्टीरियल ट्रेसेस मौजूद हों तो उसको अलग करके उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा करते हैं। ये स्वेल अप हो जाते हैं। जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी, जनरली इम्यूनिटी जो है वो गिर जाती है, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है और तमाम तरह के जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो बॉडी में एंट्री मारना शुरू कर देते हैं, डिज़ीज़ काज करना शुरू कर देते हैं। एक और चीज़, ये जो एड्स डिज़ीज़ है ये तो थी सिम्टम्स ऑफ एड्स, ठीक है। 1980s में 1980 की दहाई में ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की गई। शुरू में ये होमोसेक्सुअल्स के अंदर रिपोर्ट हुई। वो लोग जो होमोसेक्सुअल्स थे, जो सेम जेंडर में सेक्स रिलेशंस रखते थे, उनमें डिटरमिन हुई, अंदाज़ा ये लगाया गया कि ये होमोसेक्स की वजह से ये डिसऑर्डर पैदा होता है। लेकिन बाद में नॉन होमोसेक्सुअल्स, दोज पर्सन्स विच नेवर हैड होमोसेक्स, उनमें भी ये डिज़ीज़ यानी ये वायरस पाया गया। तो इससे पता चला कि ये होमोसेक्स की वजह से नहीं, ये बेसिकली सिंपली सेक्स की वजह से होती है। हम डिटेल्स आगे चल के देखते हैं कि ट्रांसमिशन क्या है। हम देखेंगे 1984 में पास्चर इंस्टीट्यूट विच इज़ इन फ्रांस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA, जो कि दुनिया का नंबर 1 हेल्थ का इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA, इन्होंने 1984 में एड्स का कॉजेटिव एजेंट एक वायरस को डिस्कवर कर लिया जो कि एक रेट्रो वायरस था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखने वाला एक RNA वायरस था। ठीक है,
वो डिस्कवर कर लिया 1986 में। इस रेट्रो वायरस का नाम HIV यानी ह्यूमन immunodeficiency virus. This is that virus which causes the human immunity deficient. It makes the immune system deficient, right? ये बेसिकली हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली इसमें टी सेल्स हैं, इसमें बी सेल्स हैं, बोन मैरो में पैदा होते हैं, बी सेल्स बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, टी सेल्स थाइमस में मैच्योर होते हैं। तो उनकी ही एक किस्म है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यूनिटी का एक मेन कंपोनेंट है। तो ये जो HIV है ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करता है, उनको किल कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है। क्वेश्चन पैदा होता है कि ये सिर्फ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक क्यों करता है? क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर CD4 प्रोटीन है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 प्रोटीन है, वो इसका रिसेप्टर है, वो इसका स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जिसके साथ HIV जाकर अटैच होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि बी सेल्स और टी सेल्स हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। ये जो बी सेल्स हैं ये एक इंटेलिजेंस के तौर पे काम करते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं कि एंटीजन यानी वायरस या बैक्टीरियम या फंगस कहाँ पर मौजूद है बॉडी में, जिसने बाहर से एंट्री मारी है उसको ये मार कर देता है। और टी सेल्स आर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, वो जाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर ये जो है ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इससे इफ़ेक्ट होता है। हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारी सोचने समझने की सलाहियत भी मुतासर होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये HIV होस्ट स्पेसिफिक है। क्या मतलब? ये मंकीज़ में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मंकीज़ में ये कोई डिजीज़ काज नहीं करता क्योंकि वहाँ पर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर नहीं है जो इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर है जिसके साथ ये अटैच हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर एड्स काज करेगा, मंकीज़ के अंदर ये पीसफुली रहेगा। ठीक है, तो ये होस्ट स्पेसिफिक है। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? हम इसका स्ट्रक्चर देखने से पहले हम इसकी ट्रांसमिशन देखेंगे। ये इंटीमेट सेक्सुअल रिलेशन से मुंतकिल होता है, करीबी जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं उनसे। बेसिकली ये फ्लूइड एक्सचेंज से मुंतकिल होता है। फ्लूइड एक्सचेंज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक एड्स का पेशेंट अगर किसी हेल्दी शख्स को ब्लड डोनेट करता है उसमें HIV चला जाएगा और उसको भी हो जाएगा। फिर जो सीमन एक्सचेंज है, सेक्सुअल जो फ्लूइड होता है वो प्री सीमन है या वो जो वेजाइनल फ्लूइड है या वो सीमन है, उसके एक्सचेंज से भी ये एक पेशेंट से एक नॉर्मल शख्स तक मुंतकिल हो सकता है। फिर ये जो लोग शेव करवाते हैं, ब्लेड का इस्तेमाल, उससे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, ये रीयूज्ड और कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से मुंतकिल हो सकता है। हम इसकी प्रिवेंशन, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? हम इन सारी चीज़ों को जो हेल्थ केयर में काम करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो चूँकि लोगों को इंजेक्शंस भी लगाते हैं, सर्जरी भी करते हैं, उनको केयर करने की ज़रूरत होती है। कोई पेशेंट एड्स का आ सकता है। फिर मज़ीद ये कि ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको जो है वो जम से पाक किया जाए। ठीक है, जो सिरिंजेस हैं वो दोबारा यूज़ ना की जाएं और ब्लेड्स का इस्तेमाल ध्यान से किया जाए। ठीक है जी, और अपना जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उस तक सेक्सुअल रिलेशंस रखे जाएं, इधर उधर ना रखे जाएं तो हम बच सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? 2001 में साउथ अफ्रीका में, हमारी बुक में जो लिखा है, साउथ अफ्रीका में एक वैक्सीन इसकी तैयार हो चुकी है, उसका ह्यूमन ट्रायल जारी है और जल्द मार्केट में आ जाएगी। 2020 है, अब हमारी बुक के अकॉर्डिंग अभी तक नहीं आई है, लेकिन बेसिकली इसके ट्रीटमेंट में एक कॉकटेल ट्रीटमेंट है। आजकल कोविड-19 है, उसका भी ट्रीटमेंट सजेस्ट किया गया है साइंटिस्ट की मदद से, साइंटिस्ट की तरफ से, कि कॉकटेल ट्रीटमेंट करें। कॉकटेल ट्रीटमेंट क्या है कि डिफरेंट ड्रग्स का एक मिक्सचर बनाया जाता है और वो मिक्सचर एड्स पेशेंट को दिया जाता है और वो इफ़ेक्टिव साबित होता है, वो इम्यून सिस्टम को रिकवर या रिस्टोर कर देता है। सेम इज़ बीइंग सेड इन द from the scientists that you can use the cocktail treatment for the COVID-19 patients। हम देखेंगे HIV का स्ट्रक्चर। दिस इज़ द HIV। ये एक RNA वायरस है, ये एक रेट्रो वायरस है। इसका जो है अपना जेनेटिक मटेरियल वो RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये जो मैंने शो किया RNA है। दूसरा ये रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस की किस्म है। रेट्रो वायरसेस वो वायरस होते हैं
जिनमें जो आरएनए वायरसेस होते हैं, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए को पहले डीएनए में मुंतकिल करता है होस्ट सेल में जाकर, और फिर डीएनए से फर्दर प्रोसेसिंग करता है। तो ये एक रेट्रोवायरस की किस्म है। रेट्रोवायरसेस आनको वायरसेस भी हो सकते हैं, यानी कैंसर काजिंग वायरसेस भी, बट एचआईवी इज़ नॉट आनको वायरस, ये क्लियर कर लें। ये इसका जो है, ये 2 डॉट्स शो किए कि ये बेसिकली इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये बाहर इसका जो प्रोटीन कोट है, ये कैप्सिड जिसको कहते हैं, वो दिखाया गया है, और इसके बाहर ये इसका एनवेलप है जो कि होस्ट सेक्रीट करता है, और ये स्पाइक्स शो किए गए, यानी एनवेलप के स्पाइक्स शो किए गए। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये एक हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल मैंने शो किया, ये कंप्लीट। इसके ऊपर यहाँ पर CD4 प्रोटीन है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 प्रोटीन। ये CD4 प्रोटीन को हेल्पर टी लिम्फोसाइट यूज़ करता है फॉर द इम्यून सिस्टम, मीन्स एज अ इम्यून सिस्टम एंटीजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। अब HIV भी इसी CD4 के ऊपर ही अटैक करता है। तो यहाँ पे अटैच होगा, ये देखिए, ये पहला जो पॉइंट है अटैचमेंट। ये जो HIV है ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल के साथ अटैच हुआ, एंट्री, इसने एंट्री मारी, और अनकॉइलिंग, इसकी जो प्रोटीन कैप्सिड था, इसके जो RNAs हैं वो क्या हो गए, वो अनकॉइल हो गए। अगली स्टेज में अब ये करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चूँकि अपना एंजाइम साथ लेकर आया है, इसे मालूम है मैं RNA वायरस हूँ, मैंने होस्ट में जाकर अपना DNA बनवाना है, तो उसके लिए मुझे एंजाइम चाहिए होगा जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से वापस DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसके पास है। तो ये अपना RNA को यूज़ करता है, उसको मीन्स के एक सांचे के तौर पे, ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से एक DNA, फिर इस DNA को यूज़ करके दूसरा DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाया जाता है। इसके बाद ये इंटीग्रेट, ये एंटर होता है न्यूक्लियस में, यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस में एंटर होता है। न्यूक्लियस के अंदर उसका अपना DNA, हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल का अपना DNA, उस DNA के साथ ये अटैच होके ये पीसफुली रहना शुरू कर देता है। ये उसके DNA की कॉपीइंग के साथ अगली जो प्रोजेनिक नस्ल है, मीन जो प्रोजेनी है, जो नए सेल्स बनेंगे, उनमें मुंतकिल होता रहता है। इसको प्रो वायरस कहते हैं। जैसे प्रोफेज हमने पढ़ा था फेज वायरसेस के लिए, तो ये प्रो वायरस मीन्स दिस इज द प्रो स्टेज ऑफ द वायरस, इट कैन कन्वर्ट इनटू वायरस एनी टाइम व्हेन एवर इट विल विश। तो जब ये कन्वर्ट होगा, यानी ये लाइजोजेनिक साइकिल में रह रहे हैं, ये पीसफुली रह रहे हैं, ये लाइटिक साइकिल शुरू करेगा जब, तो ये दोबारा ये इससे डिटैच हो जाएगा DNA, ये अपना RNA सिंथेसाइज करवाएगा, RNA के साथ ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी सिंथेसाइज करवाएगा, ये कैप्सिड भी सिंथेसाइज करवाएगा, और इसको कहते हैं सिंथेसिस। और उसके बाद ये असेंबली करेगा। असेंबली मीन अपने कैप्सिड, अपने RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तीनों हिस्सों को जोड़ेगा, और होस्ट की जो, यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो इसका होस्ट सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपना एनवेलप बनाएगा और उससे रिलीज़ हो जाएगा। जाहिर है जब ये रिलीज़ होगा तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट बर्स्ट कर जाएंगे। जब वो बर्स्ट करेंगे तो जाहिर है इम्यून सिस्टम वीक होगा। ये था लाइफ साइकिल ऑफ द HIV, द इन्फेक्शन, लाइफ इन्फेक्शन और इन्फेक्शन ऑफ द HIV। इस तरीके से ये इन्फेक्ट करता है। एक चीज़ आखिरी मैं आपको बता दूँ, जो वायरस है ना, मैंने ये 5 किंगडम सिस्टम में बताना भूल गया कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। बेसिकली ये नॉन लिविंग है, लेकिन इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स है। ये ग्रो कर सकता है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। कब? जब ये किसी दूसरे लिविंग होस्ट के अंदर होता है। ये जो हैं ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। दे कैन नॉट लिव विदाउट द होस्ट बिकॉज दे लैक देयर ओन बायोसिंथेटिक मशीनरी। बायोसिंथेटिक मशीनरी मीन्स दे लैक देयर राइबोसोम्स, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स, their own enzymes, they cannot carry out any function, and they are not made up of cells. Cell theory के according living organisms are made up of one or more cells. ये cell नहीं है, ये acellular है, ये subcellular है। So this is not a living organism. Sometime इसको छठा kingdom count करते हैं, लेकिन sometime इसको living organisms की classification में count नहीं करते।